friends, welcome back to NS English Academy. I know you all are busy to preparing yourself for upcoming UGC NET English exam. Let's enrich your notes with the revision Indian English Literature. So basically guys, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम Indian English Literature के जितने भी की राइटर्स हैं, those appeared in your examination frequently, we will cover as well their key text जो आपको रिवीजन देना है. I know you have studied a lot for your exam point of view, but आपको किन की राइटर्स को रिवाइज करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू we will discuss in this video as well. मैं आपको ईच राइटर के बारे में जितने भी मेजर फैक्ट्स हैं we will discuss so that you have complete revision for Indian English Literature, right? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ़ यू थिंक आई विल अपलोड सच वीडियोज टिल योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो टू. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट राइटर वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू हिज प्लेज रिपीटेड टाइटल बेस्ड इन योर एग्जामिनेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, सो यू डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर राइटर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनका जो टाइम लाइन है दैट वॉज 1861 टू 1941, राइट. इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है. बार्ड का बेसिकली मतलब होता है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, बार्ड ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बंगाल, राइट. तो बार्ड का मतलब बेसिकली पॉइट से होता है, तो ही वॉज कंसीडर्ड द बार्ड ऑफ बंगाल क्योंकि ये बेसिकली बंगाल के हैं, बंगाली हैं. एंड इनके जो वर्क्स थे प्राइमरली वो बंगाली में ही लिखे गए थे. ऑल्सो ट्रांसलेटेड हिज वर्क इनटू इंग्लिश. बाद में उनके वर्क्स इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं. पोएट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, प्लेज, सॉन्ग्स के लिए वी नो रविंद्रनाथ टैगोर, राइट. और मैं आपको बता दूं, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. He won the Nobel Prize in Literature 1913 if I'm not wrong. For गीतांजलि के लिए इनको Nobel Prize Literature मिला था and he considered then first non-European to win the Nobel Prize in Literature. And of course we also founded him विश्व भारती यूनिवर्सिटी, क्योंकि he founded विश्व भारती यूनिवर्सिटी, right, 1921 the year when he founded विश्व भारती यूनिवर्सिटी. यहाँ पेपर 1 से भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. मीन्स दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन पेपर 1 विच इज द जनरल पेपर ऑफ योर. एंड सेकेंड पेपर में भी आपसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वो आपको क्वेश्चंस पुट कर देते हैं. देन यू विल हैव टू नॉट अवॉइड द फैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल. और आपको भी पता होगा, वी ऑल नो कि ही कंपोज नेशनल एंथम जन गण मन, राइट. लेट्स मूव ऑन दी इंपॉर्टेंट एंड की वर्क्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. गीतांजलि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सॉन्ग ऑफरिंग है ये आपका. 1910 में इन्होंने इसे बंगाली में लिखा था. और गाइज 1912 में दैट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है एंड एग्जामिनर कैन कंफ्यूज यू. ओके, सो गीतांजलि वॉज रिटन ओरिजिनली इन बंगाली in 1910 and it was translated into English in 1912. Okay, next we have The Home and the World. The Home and the World, this is also title based, most important for exam point of view say, right. And year of publication 1916. Next we have The Postmaster, right. The Postmaster, this is also important one. See the title and the year of publication. These things no need to go in detailed, right, क्योंकि यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर से इनके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलता है, एज वेल इनके जितने भी वर्क्स हैं वहाँ से आपको मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका 7 जैन को हुआ था, वहाँ से चंडालिका जो इनका प्ले है, चंडालिका से क्वेश्चन आपको दे रखा था. तो कोई सा भी वो प्ले या नॉवल इनका या शॉर्ट स्टोरी इनकी उठा के दे देते हैं एंड दे विल आस्क्ड अबाउट द राइटर एंड द पब्लिकेशन ईयर. सो प्लीज प्रिपेयर for this also. Okay, next we have Chokhar Bali 1903 and Stray Birds 1916. apart from this Chandalika, most important है, मैं उसका आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, which was published 1933. Chandalika, where should I write? Here. Okay, Chandalika, दैट वॉज 1933 पब्लिकेशन. ये डांस ड्रामा है इनका, जिसे आप नृत्य नाट्य बोलते हैं, नृत्य नाट्य, राइट. रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको ओरिजिनली बंगाल में लिखा था, राइट. और बेस्ड है ये बुद्धिस्ट लेजेंड पर, एक बुद्धिस्ट लेजेंड है उस पर बेस्ड है. और जो सेंट्रल कैरेक्टर है इसके अंदर प्रकृति, राइट.
हियर आई एम राइटिंग, दिस इज द प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली। ये एक गर्ल होती है फ्रॉम दी चंडाल। चंडाल का बेसिकली मतलब होता है अनटचेबल कास्ट के जो लोग होते हैं, दे कॉल्ड चंडाल, राइट देयर। सो प्रकृति जो है एक अनटचेबल वुमन होती है, मीन्स एक गर्ल होती है। एक दिन क्या होता है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी है इसमें, उनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है आनंद। रिमेंबर द नेम ऑफ आनंद, ओके। दिस इज द बुद्धिस्ट मॉन्क। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं। ये क्या करते हैं, एक बार इनसे पानी के लिए पूछते हैं, आस्क हर फॉर वाटर और ब्रेकिंग कास्ट बैरियर्स, ठीक है, क्योंकि ये बुद्ध है एंड शी वॉज द अनटचेबल। तो प्रकृति जो होती है कहीं ना कहीं शी रियलाइज हर ह्यूमन वर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। शी कम्प्लीटली रिवाइज। देखो कभी कई बार होता है ना, जब कोई बहुत ज़्यादा लो कास्ट के लोग होते हैं, उनको बेचारों को उनको ना आदत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिक्शा पुलर की एग्जांपल देती हूँ। रिक्शा पुलर जितने भी होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, उनसे कोई भी तमीज़ से बात नहीं करता। यू मीन कोई भी अगर बात करेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में बात करेगा, मतलब ये शो ऑफ करेंगे कि यू सो इन्फीरियर टू अस। अगर उनसे कोई बहुत अच्छे से इज्जत से बात कर लेता है जब कभी रिक्शा पुलर से, तो उनको उस इंसान के प्रति एक ना मतलब इमोशंस जाग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि वाओ, एटलीस्ट मेरी जो लाइफ है ना उसका भी कोई मतलब है। वरना तो ये लोग ना अपने आप को उसी में एक्सेप्ट करते हैं जैसा सोसाइटी इनको बनाती है। तो जस्ट लाइक इन सेम मैनर यहाँ पे प्रकृति के साथ हो रहा था। जब प्रकृति ने देखा आनंद जो कि आपके एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, ही आस्क हर फॉर वाटर, तो कहीं ना कहीं शी रियलाइजिंग कि जो ह्यूमन वर्थ है, फर्स्ट टाइम उसको ह्यूमन वर्थ का रियलाइज हुआ इन दी आप बोल सकते हो फेस ऑफ आनंद। और इसकी वजह से क्या होता है, आप जानते हो जब किसी ने अच्छा सा देखा तो उसके लिए अच्छी सी फीलिंग्स आने लगती है उनके लिए, लेकिन क्या होता है उसको ओबेस्ड कर दिया जाता है बाद में। सून शी ओबेस्ड, ठीक है। एंड तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली इसके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, स्ट्रगल दिखाया गया है ऑफ द अनटचेबल इन इंडियन सोसाइटी। सो रिमेंबर द टाइटल ऑल्सो दिस, क्योंकि आपसे एग्जामिनर क्या करते हैं, फर्स्ट दे आस्क अबाउट द टाइटल क्वेश्चन, देन दे ग्रेजुअली स्टार्टेड टू कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, मीन समरी से क्वेश्चन आ जाता है, आइडिया से क्वेश्चन आ जाता है, बट सर्कुलेट होता है उन्हीं जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं उन्हीं के सर्कुलेट आपका एग्जामिनेशन होता है। इफ़ यू रियली चेक आउट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, देन you trust me, understand the strategy of your examiner. So I have checked, that's why I told you, क्योंकि so many time I have seen कि examiner first they try to ask title based and then they gradually started to ask conceptual और summary based question from that particular work. अब ये जो चंडाली का इनका प्ले है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल स्टडी करके जाना है। अदरवाइज जितने भी इनके दे आर नंबर्स ऑफ वर्क्स ही रोट रविंद्रनाथ टैगोर, सो आपको उनको एटलीस्ट वंस आपको उन्हें याद नहीं रखना है, बस उनको एक बार गो थ्रू करके जाना, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको कोई भी टाइटल मिले, क्योंकि मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी में फुल्ली चांसेस हैं आपको मिलने के, देन यू गाइज कैन इजिली आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिनाउंड राइटर मुल्क राज आनंद, जो आपके NFT हैं और एग्जाम में इनको लेकर क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। सो प्लीज़ आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है मुल्क राज आनंद को। लेट्स आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू I'm just assisting you so that you guys easily revise all the concept that you have studied already regarding मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद का जो टाइम लाइन है 1905 to 2004 है, राइट, एंड ही वॉज द पाइनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल के पाइनियर माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, अलॉन्ग विद रिमेंबर R.K. नारायण एंड राजा राव। दीज ट्रायो एक्चुअली कॉल्ड द फाउंडिंग, राइट, इनको फाउंडिंग ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन का इनको फाउंडेशन समझा जाता है इन तीनों राइटर्स का। कौन कौन है हमारे पास, सबसे पहले वी हैव मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव। देखिए यहाँ से एग्जाम में स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ आपको क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चंस बनता है और एग्जाम टाइम पे हम हमेशा से भूल जाते हैं कि हु द एल्डर वन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव। देखिए सबसे पहले हमें आनंद की फीलिंग होती है, आप इस तरीके से इनको तीनों को याद रखना है क्रोनोलॉजी में, क्योंकि ना सेम सेम नाम है एग्जाम में डेफिनेटली। अभी आपको इजी लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो पता है, पहले मुल्क राज आएगा, उसके बाद R.K. नारायण आएंगे, उसके बाद राजा राव आएंगे। नो, एग्जाम में डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे, तो आप याद रखिए सबसे पहले आनंद आता है, आनंद आने के बाद हम ईश्वर को याद करते हैं, नारायण नारायण, उसके बाद हम क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो यही क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। फर्स्ट मुल्क राज आनंद है, जिनका टाइमलाइन है 1905, राइट। नेक्स्ट वी हैव R.K. नारायण और उसके बाद आपके आते हैं राजा राव। वी विल डिस्कस अहेड नाउ, जस्ट वेट फॉर इट। फर्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट अबाउट दी मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया, एंड आई एम टेलिंग यू कि जो आपके मुल्क राज आनंद है वन ऑफ दी
अर्लीस्ट इंडियन राइटर्स हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के, राइट, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, जिन्होंने गैन इंटरनेशनल फेम, जिनको इंटरनेशनल फेम मिला है और इनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो बेसिकली जानी जाती हैं ऑप्रेस्ड, स्पेशली दलित, पीजेंट्स, लेबर, आउटकास्ट के रिगार्डिंग ही जस्ट रॉट इन हिज राइटिंग्स. तो दीज थिंग्स यू विल ऑल्सो हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन फिलोसफी, मार्क्सिज्म एंड ह्यूमनिज्म. तो यहाँ से भी इन्फ्लुएंस इनका किससे था, तो गांधीयन फिलोसफी से ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस. तो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड ही एक्टिव इन दी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, ये एक्टिव थे आपकी प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट में. एंड ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971. 1971 में, वेयर शुड आई राइट हियर, 1971 he won साहित्य अकादमी अवार्ड, राइट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया SAA, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क मॉर्निंग फेस, दैट वाज ऑटोबायोग्राफी, राइट. तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. एंड ऑफ कोर्स ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल पीस प्राइज. देखिए यहाँ से ना आपको क्या करता है एग्जामिनर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देते हैं. आपको कोई भी मेजर राइटर उठा के दे देंगे और उसके बारे में ये 4 और 5 लाइन्स स्टेटमेंट्स दे देंगे. एंड दे विल आस्क यू विल हैव टू सेलेक्ट राइट वन. तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए वेदर ही नॉमिनेटेड और ही वॉन, राइट. तो ये नॉमिनेट भी हुए हैं आपके इंटरनेशनल पीस प्राइज के लिए, right? So these things you will have to keep in your mind. And now let's check out the key works that you will have to prepare in detailed manner. The work I discussed in this video you will have to detailed manner आपको study करना है, revise करना है. First we have untouchable, NFT है. Every time in your examination matchings and chronology में always be present, right? Untouchable studies को detail में करना है. वन डे स्टोरी है इन द लाइफ ऑफ बक्खा, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. अ स्वीपर बॉय होता है जो कास्ट ऑपरेशन इसके अंदर दिखाया गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1935. आफ्टर दैट वी हैव कुली, दैट वाज 1936. मुन्नो इसके अंदर, आई जस्ट राइटिंग हियर, बक्खा है आपके इसके प्रोटैगनिस्ट. वन डे स्टोरी है 1936. आपका जो कुली है इसमें आपके जो प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज मुन्नो, राइट, जो एक पुअर बॉय होता है, प्यारा सा छोटा सा लड़का होता है, स्ट्रगल करता है एज ए चाइल्ड लेबरर अक्रॉस इंडिया. इसी के स्ट्रगल के बच्चे के बारे में आपको पूरा दिखाया गया. और लास्ट में इनके शिमला में, ही वॉज इन शिमला, जब इनकी टर्ब्यूकुलोसिस से डेथ हो जाती है आपके मुन्नो की, ठीक है. तो ये इनकी कुली स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है. नेक्स्ट वी हैव टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937. मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगू, इसमें आपको गंगू मिल जाएंगे. देखिए कैरेक्टर बेस्ड आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मुल्क राज आनंद के जितने भी वर्क्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस, क्रोनोलॉजी इनके टेक्स्ट पूछ ले जाते हैं. तो अभी मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, राइट. तो गंगू इसमें जो है एक लेबरर होता है जो ब्रिटिश टी प्लांटेशन में वर्क करता है और उसको किस तरीके से काइंड्स ऑफ फेसेस करनी पड़ती है एक्सप्लॉयटेशन. अबाउट दिस द नॉवल इज टू लीव्स एंड अ बर्ड. Next we have The Big Hurt, 1945. This is also most important. Tensions इसमें दिखाई गई है between traditional, right, Coppersmith and industrial change के बारे में, right. Apart from this, Morning Face, जिसके लिए अभी मैंने पीछे आपको बताया था 1971 he won साहित्य अकादमी अवार्ड. That was 1968 पब्लिकेशन है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, राइट. और बेसिकली जो मॉर्निंग फेस है इसके 7 पार्ट्स से ओनली 4 ही हैज़ कम्प्लीटेड इन हिज लाइफ टाइम. तो मैंने इसके बारे में डिटेल बता रखा है मुल्क राज आनंद पर. इनफैक्ट मैंने जो तीनों राइटर्स जो आपके फाउंडेड हैं आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, तीनों राइटर्स पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है. यू रियली नीड टू गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो. प्लीज़ टाइम निकालिए और उसको देखिए, क्योंकि ये राइटर्स आपसे एग्जाम में अक्सर, नॉट अक्सर एक्चुअली, डेफिनेटली पूछे जाते हैं. प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आई हैव नॉट स्टडीड येट, ठीक है. तो अभी मैं आपको कंप्लीट चांस दे रही हूँ. यू हैव टाइम, यू हैव इनफ टाइम, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो. मे बी यू विल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट वन, ओके. तो आपको बेसिकली जो मुल्क राज आनंद है उनके सोशल थीम्स जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी की ये बात करते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड इनकी नॉवल है वो अनटचेबल है. एक्सप्लॉयटेशन और लेबर जो इसमें दिखाया है वो कुली में दिखाया गया है, टू लीव्स एंड अ बर्ड में दिखाया गया है. यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि पीजेंट स्ट्रगल के बारे में इनकी कौन सी नॉवल है, द विलेज ट्रिलॉजी,
द विलेज जो इनका ट्रिलॉजी का पार्ट है, सो वो पीजेंट स्ट्रगल के बारे में है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल टेंशन के बारे में अभी पीछे हमने डिस्कस किया, द बिग हट 1945, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशलिज्म मार्क्सिज्म पर बेस्ड कौन सी इनकी नॉवल है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, राइट। तो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। अनटचेबल वॉज, मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है अनटचेबल का, दैट वॉज रिटन बाय E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर रॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल, जिसमें बक्खा आपके अनटचेबल एक प्रोटैगनिस्ट हैं, और जिन्हें बक्खा को, जो अनटचेबल में आपके बक्खा प्रोटैगनिस्ट हैं, उन्हें इंडियन ऑलिवर ट्विस्ट से कंपेयर किया गया है। यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड द फैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर यू नेवर नो कैन आस्क यू काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, जो इनका कुली है आपके मुल्कराज आनंद का, वो आनंद का मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने चाइल्ड लेबर और अर्बन पॉवर्टी को ग्रेट लेवल पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लालू ट्रिलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट, जिसमें से द विलेज भी इसका एक फर्स्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लालू ट्रिलॉजी। इसी भी आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि इसमें इन्होंने जर्नी दिखाई है फ्रॉम द विलेज लाइफ टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म तक कैसे जाती है, ठीक है। और आनंद जो थे आपके मुल्कराज आनंद, इनका इन्फ्लुएंस गांधी पर बहुत ज़्यादा था, राइट। और इनफैक्ट ही मेट हिम पर्सनली, वो इनसे मिले भी थे। और दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। और गाइज आपको क्वेश्चंस भी देखिए इसी तरीके के मिलते हैं। अनटचेबल कवर्स हाउ मेनी डेज, वन डे, सिंगल डे, है ना। मेन कैरेक्टर कौन था कुली का, मुन्नो था। मेन कैरेक्टर कौन था अनटचेबल का, बक्खा। मेन कैरेक्टर ऑफ द टू लीव्स एंड बर्ड, गंगू, ठीक है। ट्रिलॉजी और पीजेंट लाइफ के बारे में देखिए, जो इनकी ट्रिलॉजी थी वो कौन कौन सी, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। सो दीज 3 पार्ट्स ऑफ द लालू ट्रिलॉजी यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। विच नॉवल वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड, तो जो इनका मॉर्निंग फेस था 1968, इनको मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में। और किसने इंट्रोडक्शन लिखा इनके अनटचेबल का, हु रॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अनटचेबल, E.M. फॉस्टर ने लिखा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यू प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस, अदरवाइज मैचिंग्स, ठीक है। और क्रोनोलॉजी में तो बेस्ड इनका आता ही आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स दैट यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, और उनके कौन से कीवर्ड्स आपको डिटेल में स्टडी करने हैं। नाउ लेट्स डिस्कस R.K. नारायण। देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हम आनंद आता है हमको, उसके बाद हम नारायण बोलते हैं। 1906 इनका टाइमलाइन है टू 2001, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जो नेम है ना, फुल नेम बड़ा लॉन्ग सा है, रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, दिस इज द कंप्लीट नेम, फुल नेम ऑफ R.K. नारायण, ठीक है। मे बी आपसे एग्जाम में पूछ लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बना देते हैं। नो, यू नेवर नो अबाउट द माइंड ऑफ एग्जामिनर ऑफ योर, ठीक है। तो इनको मास्टर स्टोरी टेलिंग कंसिडर किया जाता है ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया का, इंडिया के स्मॉल टाउन का मास्टर स्टोरी टेलर कंसिडर किया जाता है आपके R.K. नारायण को। एंड ही ऑल्सो द वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल विद राजाराव एंड मुल्कराज आनंद दैट आई हैव डिस्कस्ड इन बिफोर। एंड ही वॉज फेमस, ये क्यों फेमस है, ऑफकोर्स ही फेमस फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी, ठीक है। वो R.K. नारायण है जिनकी आप वर्क्स पढ़ते हैं, बेसिकली फेमस मालगुडी टाउन, जो आपका फिक्शनल टाउन है, साउथ इंडियन टाउन है मालगुडी। और आई एम टेलिंग यू सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज, जितनी भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनके नॉवेल्स एंड स्टोरीज है, उसकी सेटिंग ये मालगुडी में ही रखते हैं। ही रोट मोर देन 15 नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं, मोर देन 15 नॉवेल्स ही रोट इन हिज कैरियर। 250 इन्होंने आपकी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड एसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस मेमोर इन्होंने लिखा है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है द गाइड के लिए। 1958 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, वेयर शुड आई राइट, साहित्य अकादमी अवार्ड ही वॉन फॉर द गाइड, इस वर्क के लिए इनको मिला है 1958 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 1964 में, पद्म भूषण P और BH, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला हुआ है आपके किसमें, 1964 में। रिवाइज दीज थिंग्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ, पद्म विभूषण, ये तो पद्म भूषण है, दैट पद्म विभूषण भी इनको मिला है इन द ईयर 2000, ठीक है। एज वेल ही नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज सेवरल टाइम्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नॉमिनेट हो चुके हैं आपके नोबेल प्राइज के लिए सेवरल टाइम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनकी जो नॉवल है बेसिकली द गाइड वॉज अडॉप्टेड इनटू अ फेमस हिंदी फिल्म, राइट।
1965 में इनकी जो द गाइड है इनकी नॉवल है उसको फेमस हिंदू फिल्म में कन्वर्ट किया गया है, एडेप्ट किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इनको कंपेयर किया जाता है शिकॉब के लिए इनको कंपेयर किया जाता है, मतलब कि जो शिकॉब है आपके उससे इनको कंपेयर किया जाता है उनकी वार्म और आयरनिक पोर्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कौन कौन सी कीवर्ड्स आपको इन डिटेल मैनर देख के जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वामी एंड फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, 1935 फर्स्ट नॉवल है आपकी मीन्स आर के नारायण की, मालगुडी स्कूल बॉयज़ के बारे में है, एडवेंचर है उनका, चाइल्डहुड इनोसेंस के बारे में। नेक्स्ट वी हैव द इंग्लिश टीचर, राइट, द इंग्लिश टीचर 1945 जो आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है, राइट। इंग्लिश टीचर ये भी आपकी 1945 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है जिसमें इन्होंने लव, ग्रीफ, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन दिखाया है। सेमी ऑटोबायोग्राफी मीन्स ये जो आर के नारायण है इन्होंने अपनी खुद की लाइफ के बारे में, इनका जो खुद की लाइफ का जो एक इंसिडेंट था रिगार्डिंग हिज इनकी वाइफ, तो दैट ही एक्सप्लोर इन दिस पर्टिकुलर द इंग्लिश टीचर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द गाइड यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर एंड मालगुडी डेज भी आपको देख के जाना है। और अपार्ट फ्रॉम क्रोनोलॉजी आपको देख के जानी है आर के नारायण की, मुल्क राज आनंद की, राजा राव की। देखिए आई हैव अपलोड ऑन माई शॉर्ट वीडियोज़ क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी एक्चुअली मेजर वर्क्स ऑफ दीज राइटर। इनफैक्ट जो डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन सभी को मैंने क्रोनोलॉजी मैनर में ऑलरेडी सेट करके आप लोगों के लिए अपलोड किया है। प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑफ माइन। मैंने प्लेलिस्ट भी उसका बना रखा है इंडियन राइटर्स करके, प्लीज़ गो एंड चेक वंस। इफ़ यू रियली गो देयर एंड यू चेक तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा ही वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल्ड स्टडी किया है इसके बारे में। वेटिंग फॉर महात्मा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, तो इन सब का ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। एंड आपको थीम्स जो आपके आर के नारायण के जो थीम्स होते हैं वो ओरिजिनली किसके बारे में होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, जो मिडिल क्लास की इंडियन लाइफ होती है जिसमें ये ह्यूमर, आयरनी इंक्लूड करते हैं। मालगुडी को ये मतलब इंडियन सोसाइटी का माइक्रोकॉस्म बताते हैं, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में अपने थीम्स में। एंड विमेन एंड फैमिली का रोल भी दिखाया जाता है इन सोसाइटी में क्या है। सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। मालगुडी से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इंग्लिश टीचर से, द गाइड से पूछ लिया जाता है कि इन विच ईयर जो आपका द गाइड है वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड टू आर के नारायण, ठीक है। सो दीज थिंग्स जस्ट कीप इन योर माइंड, राइट। एंड आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय नारायण, देन द इंग्लिश टीचर वी हैव। फर्स्ट नॉवल कौन सी है इनकी, स्वामी एंड द फ्रेंड्स 1935, ठीक है। सो यहाँ आपको इतना मीन्स आपको करके जाना है रिगार्डिंग दिस, अदरवाइज यू हैव डन विद दिस। लेट्स मूव ऑन द नंबर 3, राजा राव। देखिए मैंने राजा राव यहाँ मैंशन नहीं किया बट आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लेट मी स्पेस फर्स्ट फॉर यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव राजा राव, ठीक है, उस लिस्ट में नहीं था बट दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। राजा राव जिनका टाइमलाइन है फ्रेंड्स 1908 टू 2006, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन के हैं, जैसा कि अलॉन्ग विद मैंने पीछे भी बताया आर के नारायण और मुल्क राज आनंद, ठीक है। एंड इनको फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि ये ब्लेंडिंग्स दिखाते हैं अपनी राइटिंग्स में इंडियन कल्चर थीम्स की विद दी वेस्टर्न लिटरेरी टेक्निक्स के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस, इनको जनपीठ अवार्ड मिला है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, जनपीठ अवार्ड इन 1969 इनके वर्क फॉर द सर्पेंट एंड द रॉब, द सर्पेंट एंड द रॉब के लिए इनको मिला है। एंड पद्म भूषण भी इनको मिला है, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है 1969 में। एंड ही ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नॉमिनेटेड हुए हैं, रिमेंबर नॉमिनेटेड। देखिए आप शॉर्ट नोट्स अपने इसी तरीके से बनाया कीजिए, एनपीएल के लिए नॉमिनेटेड हुए, और मैं इसी तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करती हूँ बस। अब एग्जाम टाइम पे आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि डिटेल आपको पता है आपके माइंड में है बट मेन पॉइंट्स आपको लिख के रखने होते हैं। एक ये पाइनियर कंसीडर किए जाते हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, और इनका जो एक यूनिक ब्लेंड मैंने अभी आपको बताया इंडियन फिलोसफी विद वेस्टर्न नैरेटिव टेक्निक्स, ये आपको याद में रखना है क्योंकि यहाँ से ये इनको डिफ्रेंशिएट बनाता है। क्योंकि अब जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नेम द इंडियन इंग्लिश राइटर हु एक्चुअली use technique in which he blend of Indian philosophy with Western narrative techniques, तो we have राजा राव, राइट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड बहुत डीपली फिलोसॉफिकल बॉक्स है जिसमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी की,
राइट, इंटरेस्ट दिखाते हैं। चलिए इनके की टेक्स्ट देख लेते हैं जो आपको करके जाने। फर्स्ट वी हैव कांथापुरा। कांथापुरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इनकी नॉवल है 1938। एवरी टाइम, एवरी 6 मंथ इन योर एग्जामिनेशन यू मस्ट कैन सी दिस पर्टिकुलर नॉवल। अर्ली वर्क है इनका, ये स्पिरिचुअल थीम पर बेस्ड है। ब्लेंडिंग इसमें दिखाई गई है इंडियन ट्रेडिशन की विद वेस्टर्न लिटरेचर, राइट। आफ्टर दैट डिटेल्ड मैनर में मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा है, यू प्लीज गो एंड चेक। द सर्पेंट एंड द रॉब, ठीक है, द सर्पेंट एंड द रॉब, this published in the year 1956 and after that we have, क्या है ये, द serpent and the rob, this is also the spiritual quest इसमें दिखाया गया है। सेल्फ डिस्कवरी दिखाई गई है, मैरिज एंड द टेंशंस दिखाई गई है बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कैट एंड द शेक्सपियर। द कैट एंड शेक्सपियर, राइट। सो दिस 1965 पब्लिकेशन एंड फ्रेंड्स, ये इनका एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है जिसमें इन्होंने लाइफ एंड लैंग्वेज के बारे में बताया है, एज वेल दिस पर्टिकुलर सेट इन स्मॉल इंडियन विलेज, राइट। और आफ्टर दैट वी हैव कॉमरेड क्रिलोव। ये आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, ओनली टाइटल यू विल नो अबाउट इट। और ये किसके बारे में, रशियन रिवॉल्यूशनरी के बारे में, 1976 पब्लिकेशन है। आफ्टर दैट द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, द ग्रेट इंडियन नॉवेल्स एंड राजा राव's लेटर्स, ठीक है, 1999। दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू रिवाइज द थिंग्स रिगार्डिंग राजा राव। एंड इनका मैंने अभी आपको स्टाइल समझा दिया कि ये फिलोसफिकल प्रोस और स्पेयर्स राइटिंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, एज वेल मतलब इनका जो ब्लेंडिंग्स आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस थिंग रिमेंबर, द सर्पेंट एंड द रोब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको कभी भी थीम पर बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। एंड चलिए, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन, नंबर 4 की राइटर में हमारे पास इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कमला दास हैं, जिनका टाइमलाइन है 1934 टू 2009, राइट। इनका जो कंप्लीट और फुल नेम है कमला सुरैया भी इनको बोलते हैं और फॉर्मली इनको कमला दास बोला जाता है, ठीक है। और ये केरला की हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट। एंड इनका जो पेन नेम है, राइट, कमला दास, लेकिन बाद में शी वॉज नॉन एज कमला सुरैया आफ्टर कवरिंग टू इस्लाम। जब इन्होंने अपना इस्लाम कबूल कर लिया था, मीन्स शी कन्वर्ट हर रिलीजन, देन शी कॉल्ड कमला सुरैया, ओके, रिमेंबर। एंड ये जानी जाती हैं, शी नॉन फॉर बोल्ड एंड कन्फेशनल पोइट्री के लिए अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी, लव एंड डिजायर। आपको पता है कमला दास को वन ऑफ द फीमेल राइटर समझा जाता है इंडियन इंग्लिश राइटर की। शी कन्फेस्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सनल जो भी उनका द वे ऑफ थिंकिंग, जो भी कन्फेस करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब वट एवर यू हैव थॉट प्रोसेस, उसको कन्फेस करना इन योर राइटिंग्स। तो शी वॉज द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल राइटर हैं आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, जिनको बोल्ड एंड कन्फेशनल पोइट्री रिगार्डिंग कंसिडर किया जाता है, राइट। एंड ये प्राइमरली इंग्लिश में लिखती हैं। एंड ये हालांकि मलयालम वर्क्स आर ऑल्सो नोटेबल हैं इनके, लेकिन शी प्राइमरली रॉट इन इंग्लिश और इनका एसोसिएशन मलयालम से भी है। सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बन जाता है। एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की है ये आपकी कमला दास। पद्मश्री अवार्ड, राइट, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है 1984 में। वेयर शुड आई राइट, ओके, पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड 1984 में इनको मिला है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए। और ये बेस्ट नॉन यानी कि जानी जाती हैं आपकी समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, माई स्टोरी, दीज इंपॉर्टेंट वर्क जिसके लिए ये जानी जाती है, जो आपको डिटेल में स्टडी करना है, विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी माई स्टोरी 1976, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनफैक्ट दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग, कॉन्ट्रोवर्शियल एंड हाईली प्रेज्ड फॉर इट्स कैंडिडनेस, राइट। ये जो इनका ऑटोबायोग्राफी है ये कंट्रोवर्शियल भी है और हाईली प्रेज्ड इनकी ऑटोबायोग्राफी इनफैक्ट वर्क कंसिडर किया जाता है। सो प्लीज स्टडी इन डिटेल मैनर। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि इज इट ऑटोबायोग्राफी और व्हाट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सेम टाइटल्स हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट कंफ्यूज। एंड शी नॉन फॉर डायरेक्टनेस एंड इमोशनल इंटेंसिटी के लिए इनको जाना जाता है, एज आई टोल्ड यू। एंड इन्फ्लुएंशियल है आपकी इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर में।
तो जो वर्क्स आपको इनके डिटेल में करने हैं, समर इन कलकत्ता 1965, थीम्स ऑफ लव, सेक्सुअल डिज़ायर, लॉनलीनेस, आइडेंटिटी स्ट्रगल पर बेस्ड है इनका ये जो पर्टिकुलर समर इन कलकत्ता वर्क है। एंड नेक्स्ट वी हैव द डेसिडेंट्स, ये इनका 1967 राइट, और दिस इज़ बेस्ड ऑन फैमिली डायनामिक्स के ऊपर है, पर बेस्ड है, लव, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में इसमें भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। एंड माई स्टोरी मैंने आपको बता दिया। आफ्टर दैट वी हैव द ओल्ड प्ले हाउस 1967 और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है ईयर ऑफ पब्लिकेशन में, क्योंकि 2 ईयर ऑफ पब्लिकेशन आई गॉट 1973 और 1967। नाउ यू विल हैव टू कॉमेंट मी विच वन इज़ राइट। ओके, ये इनकी बेसिकली बेस्ड है द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स फीमेल सब्जेक्टिविटी पर, लॉनलीनेस, लव, इमोशनल पेन पर। ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है। एंड जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, लाइक आपसे एग्जामिनर पूछते हैं विच ऑटोबायोग्राफी बाय कमला दास एक्सप्लोर्ड हर सेक्सुअल अवेकनिंग, सो दिस इज दी माई स्टोरी राइट। कमला दास वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर 1984। कमला दास पोइट्री इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी एंड डिजायर पर बात करती हैं। विच कमला दास वर्क इज अ कन्फेशनल पोइट्री कलेक्शन, तो वी हैव समर इन कलकत्ता। कमला दास का कन्वर्जन टू इस्लाम चेंज्ड हर पेन नेम टू, तो उन्होंने कौन से नेम में आ गई थी, कमला सुरैया। ठीक है, और जो सेंट्रल थीम होता है इनका, जो इनका वर्क है द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स में, वो किस पर है, सब फीमेल सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है राइट। एंड फ्रेंड्स, जेंडर रोल और मैरिज के बारे में इन्होंने क्रिटिकली किस अपने वर्क में कहा है, सो वी हैव द आंसर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी राइट। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में याद रखना है राइट। उसके अलावा भी इनके वर्क है लाइक सैंडल्स ट्री, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है, द इल्यूजन ऑफ फॉल, द द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन वुमेन्स राइटिंग, इनका एसे और प्रोस राइटिंग है। तो ये आपको टाइटल बेस्ड बस इनको 1-2 बार देख लीजिएगा, अदरवाइज जो डिटेल में आपको पढ़ना है आई हैव टोल्ड यू राइट। लेट्स मूव ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर शशि थरूर राइट, जो 1956 इनका टाइमलाइन है एंड ही अलाइव्स राइट। तो इंडियन है ये बेसिकली, और जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल राइटिंग, डिप्लोमेट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल के लिए। प्राइमरली ये इंग्लिश में ही लिखते हैं। देखिए इंडियन इंग्लिश राइटर्स में ना ये प्रॉब्लम है कि वो प्राइमरली किस में लिखते हैं, उनकी प्राइमरली कौन सी मतलब वो लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक मलयालम में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्योंकि बनता है, तो यू मस्ट नो अबाउट दी ईच राइटर। जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वीडियो में, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरली ही रॉट इन विच लैंग्वेज। जैसे अभी हमने रविंद्रनाथ टैगोर को देखा, ही रॉट प्राइमरली इन बंगाली राइट। सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है राइट। तो बेसिकली प्राइमरली ये इंग्लिश में लिखते हैं। एंड जो मेन थिंग्स आपको इनके बारे में याद करनी है, ही वॉन पद्म भूषण 2004 में इनको पद्म भूषण मिला था, वेयर शुड आई राइट, 2004 में। ठीक है, पद्म भूषण इनको मिला है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड पब्लिक लाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि इनको कंसीडर किया जाता है आपके शशि थरूर को वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑथोरियल वॉइस। रिमेंबर, इनको पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड ऑथोरियल वॉइस के रूप में मोस्ट प्रोमिनेंटली जाना जाता है। दीज थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आपको वो कौन से वर्क्स हैं दैट यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल, नॉट एक्चुअली इन डिटेल, आई जस्ट माई मीन वॉज दैट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम फोकस पॉइंट्स होते हैं ना रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क, दीज फैक्ट्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, लाइक कैरेक्टर्स हो गया, थीम हो गया एंड उसका आइडिया हो गया पर्टिकुलर वर्क का। दीज 3 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर ईच टेक्स्ट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है राइट। सो एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, ये इनका 2007 पब्लिकेशन है। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न इंडिया एंड द पैराडॉक्स ऑफ रैपिड प्रोग्रेस से एसोसिएटेड है आपका ये जो वर्क है इनका। द ग्रेट इंडियन नॉवल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पब्लिश 1989। ये एक सटायरिकल रिटेलिंग है ऑफ द महाभारत, महाभारत का ही ये सटायरिकल रिटेलिंग है, रिमेंबर, विद पैरेलल्स टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट वी हैव एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस 2016 पब्लिकेशन, ये इनका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड उसका जो इम्पैक्ट था इंडिया पर, उसी की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड हिस्टोरिकल लेगेजीज पर बेस्ड है राइट। रॉयट्स अ लव स्टोरी इन्होंने लिखा है, पैक्स इंडिका इन्होंने लिखा है, द $5 स्माइल राइट, एंड वाई आई एम अ हिंदू,
सो काइंड्स ऑफ टेक्स्ट ही रॉट शशि थरूर, बट इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने आपके यहाँ पे लिख दी हैं. और यू विल हैव टू एज वेल स्टडी हिज पोस्ट कॉलोनियल थीम्स, पॉलिटिकल क्रिटिक एंड कंटेम्प्रेरी राइटिंग स्टाइल. आपको इसका देख के जाना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको फुल्ली चांसेस है कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. अरुंधति रॉय, राइट, अरुंधति रॉय. नेक्स्ट वन वी हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एग्जाम में आपसे एवरी टाइम एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं. एंड इनका जो टाइम लाइन है 1961, राइट. इंडियन है ये, नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल है. प्राइमरली ये आपका इंग्लिश में लिखती हैं. एंड मेन थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन हर माइंड, इन योर माइंड, ये बुकर प्राइज इनको मिला है 1997 में. शी वॉन बुकर प्राइज 1997 फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है 1997 में. रिमेंबर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी इनको मिला है सेम वर्क के लिए, रिमेंबर. और पद्म भूषण अवार्ड शी ऑल्सो वॉन इन 2004. 2004 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है, राइट, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, राइट. एज वेल शी नोन फॉर हर एक्टिविज्म ऑन इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करती है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स की शी टॉक्स अबाउट इन हर राइटिंग्स. तो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. और लेट्स डिस्कस द वर्क्स यू विल हैव टू इन डिटेल्ड स्टडी. देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1997 पब्लिकेशन है. पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव है इनका ये, जिसमें इन्होंने कास्ट, फैमिली डायनामिक्स और इंडियन सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में बताया है. पपाची, ममाची, वैल्यू था, दीज आर दी मेजर कैरेक्टर्स जो आपको इनमें देख के जाने ही जाने हैं. तो यू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस दैट वॉज 2017 पब्लिकेशन है. एंड ये इनकी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, राइट. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किया है डाइवोर्स एक्सपेक्ट्स ऑफ इंडियाज सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप के जितने भी डाइवोर्स एस्पेक्ट्स हैं, डाइवोर्स इनके जो थॉट प्रोसेस हैं और जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में शी स्टडी इन नैरेटिव कॉम्प्लेक्स, एज ए नैरेटिव कॉम्प्लेक्स इन्होंने इसमें स्टडी किया है. और शी टॉक्स अबाउट टू हर राइटर्स, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी. 2002 पब्लिकेशन है इसकी. एंड पॉलिटिकल कमेंट्री है ये ऑन इंडियंस डेमोक्रेसी पर, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस के लिए बात की है. तो इसके अलावा कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, राइट, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ एस्से है इनका, जिसमें इन्होंने फोकस किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, 9/11 वार को, ऑन टेरर एंड द इंडियाज रोल इन इट, ठीक है. 2002 में पब्लिश हुआ है इनका. दैट वाज द मिनिस्ट्री अटमोस्ट हैप्पीनेस. द मिनिस्ट्री अटमोस्ट हैप्पीनेस दैट वाज पब्लिश 2017. नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस. द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस 2002 पब्लिकेशन है, सेम ईयर, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द अलजेब्रा. ये भी आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है. और मैं आपको बता दूँ टाइटल बेस्ड आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं अरुंधति रॉय से. और इनका जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन डिटेल्ड स्टडी आपको करके जानिए, ठीक है. और ये इनका 2002 में ही पब्लिश हुआ है, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस, जो एक कलेक्शन है एसेज का, जहाँ इन्होंने फोकस किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है. और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल लेगेसीज, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन कल्चर पर, पॉलिटिक्स क्या था, स्पेशली द टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, फैमिली डायनामिक्स की बात इन्होंने की है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एज ए थीम आपको देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है. और अक्सर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि विच बुक बाय अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज. तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मिला है. कौन से थीम्स शी यूज्ड इन हर राइटिंग्स एक्सप्लोर करती हैं, ठीक है. इनका इन विच ऑफ रॉयज वर्क डज शी क्रिटिक द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, और न्यू लिबरल पॉलिसीज के बारे में इन्होंने कौन सा वो वर्क है जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म के इम्पैक्ट के बारे में क्रिटिक किया है. तो वी हैव द घोस्ट स्टोरी, ठीक है. अभी मैंने आपको पीछे बताया कैपिटलिज्म, इसका जिसका फुल टाइटल है अ घोस्ट स्टोरी, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट वन. नंबर 8 वी हैव विक्रम सेठ. 1952 अभी भी प्रेजेंट है. इंडियन है आपके, नॉवलिस्ट, पोएट एंड ट्रेवल राइटर है. ही इज ट्रेवल राइटर टू.
याद रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे इंडियन इंग्लिश राइटर्स में ज़्यादा पूछा जाता है कि वेदर ही इज़ द डांसर है, डांसिंग से एसोसिएटेड है, किससे हैं, तो जैसे ये ट्रैवल राइटर भी हैं आपके अलॉन्ग विद नॉवेलिस्ट पोएट, ठीक है, ये एक ट्रैवल राइटर भी हैं और प्राइमरली ये इंग्लिश में ही लिखते थे, ठीक है। एंड मेन थिंग्स, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2001 में, पद्मश्री अवार्ड 2001 में इनको मिल रखा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स टू लिटरेचर। बुकर प्राइज इनके लिए इन्हें नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है। अ सुइटेबल बॉय के लिए जो इनका वर्क है, नॉवल है अ सुइटेबल बॉय, उस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, बट ही नॉट वॉन, ठीक है, ध्यान में रखना है, नॉमिनेटेड हुए हैं सुइटेबल बॉय के लिए। कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज इनको मिल चुका है, राइट, फॉर अ सुइटेबल बॉय के लिए, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर। साहित्य अकादमी अवार्ड, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स फॉर हिज पोएट्री एंड नॉवेल्स के लिए। हिज वर्क्स जो थे मेनली और मेजरली नोटेड किए जाते हैं फॉर दियर रिच स्टोरी टेलिंग के लिए इनके जो वर्क्स हैं वो नोटेड किए जाते हैं। लिरिकल पोएट्री, एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो आपको ध्यान में रखना है। द गोल्डन गेट फर्स्ट वन है, 1986 पब्लिकेशन है, अ नॉवल इन वर्ड्स, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है थीम्स रोमांटिसिज्म, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। द गोल्डन गेट आपको देख के जाना है, 1986 पब्लिकेशन है, ठीक है। एज वेल द सुइटेबल बॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट 1993, ओके, एक सोशल एपिक है जिसमें इन्होंने फोकस किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को। एज वेल इन्होंने एक्सप्लोर किया है फैमिली डायनामिक्स को, कास्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को। एज वेल ही सर्च फॉर अ सुइटेबल लाइफ पार्टनर। देखिए जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है आपका, इसमें जितने भी आपके की राइटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर्स टॉक्स अबाउट दी जो आपकी फैमिली डायनामिक्स होती है ना, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है एज ए थीम, क्योंकि जो हमारी इंडियन कल्चर है, यहाँ पर हमारे इंडियन कल्चर में जो इम्पोर्टेंस दी जाती है दैट वॉज टूवर्ड्स दी फैमिली डायनामिक्स, क्योंकि यहीं से जो इंसान की लाइफ बनती और बिगड़ती है। जितनी भी लाइफ्स हैं, इंडियन लाइफ्स आप देखेंगे, आपकी लाइफ्स हैं, हमारी लाइफ्स हैं, आपसे एसोसिएटेड जिनकी भी लाइफ्स हैं, वो सभी की सभी डिपेंड हैं अपनी फैमिली डायनेमिक्स पर, कास्ट पर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर, ठीक है। और एज वेल दीज थिंग्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी टच्ड है हमारे इंडियन सोसाइटी से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा थोड़ा, अगर मीन्स अगर आप अपने थॉट प्रोसेस से थोड़ा लिंक करके देखेंगे, यू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंस इंडियन इंग्लिश राइटर्स जस्ट गिव टूवर्ड्स दी फैमिली डायनामिक्स, ठीक है। इसके बाद वी हैव एन इक्वल म्यूज़िक 1999 का पब्लिकेशन है इनका। एक इनकी लव स्टोरी है इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्होंने किया है क्लासिकल म्यूज़िक को, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप को एंड पर्सनल लॉस को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही रोट सो मैनी वर्क्स लाइक 2 लीव्स हो गए, ठीक है, एंड बीस्टली टेल्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो इनके आपको टाइटल्स बस ध्यान में रखने हैं। एंड क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी राइटर्स की, जितने भी आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। क्रोनोलॉजी आपको देख के जानी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से आपको यू नेवर नो कौन से राइटर वो उठा के आपको दे दें, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव आर पारसारथी, बेसिकली रामास्वामी पारसारथी, ठीक है, 1934. So friends, there are something confusion I have. This is wrong printed actually. आर पारसारथी जो है इनका टाइमलाइन है 1934 प्रेजेंट है अभी, और इनका जो कंप्लीट नेम है राजगोपाल पारसारथी है, राइट। एंड ये आपके बेसिकली तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, फ्रॉम तमिलनाडु के हैं, और ये पोइट, ट्रांसलेटर और एक क्रिटिक हैं। प्राइमरली इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, वन ऑफ द पाइनियर कंसीडर किए जाते हैं आपके पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश पोइट्स में। मेजर वर्क में आपको इनका रफ पैसेज, जो इनका एक पोइट्री है, यही आपको सिर्फ देखना है। आई एम राइटिंग हियर रफ पेजेस, रफ पैसेज, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका ये 1977, इनका मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है अलाइनेशन को, कल्चरल एग्जाइल को और आइडेंटिटी क्राइसिस को, राइट। इसको उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, एटलीस्ट ही डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इनका ये रफ पैसेज है, इसके 3 मीन्स स्ट्रक्चर में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन जो है विच इज़ कोल्ड एग्जाइल, आई एम जस्ट राइटिंग हियर एग्जाइल, जो इनका फर्स्ट कलेक्शन है और सेक्शन है, यू कैन से दैट वॉज, यहाँ मैं लिख देती हूँ एग्जाइल, ठीक है। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका रफ पैसेज।
ये आपका फेमस पोइट्री कलेक्शन है इनका एंड 1977 पब्लिकेशन है इसकी। और जो इसका अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट सेक्शन है एग्जाइल है, जिसमें पोइट डिस्क्राइब करते हैं अपनी लाइफ के बारे में जब वो इंग्लैंड में थे, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है ट्रायल, राइट। ट्रायल जो है इसमें ये सेलिब्रेट करते हैं अपने लव को, ह्यूमन रिलेशनशिप को। और इनका जो थर्ड पार्ट आता है दैट वाज होम कमिंग। आपको इन्हें ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में फुल्ली चांसेस है बनने के। होम कमिंग यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना जॉय, डिस्कवरी व्हेन ही डिस्कवर्स हिज नेटिव रूट्स एंड ट्राइज टू हार्मोनाइज द इंग्लिश लैंग्वेज विद तमिल कल्चर। तो दिस इज द होम कमिंग, ठीक है। तो जो इनका फर्स्ट पार्ट था रफ पैसेज का, जिसका इंटाइटल एग्जाइल था, दैट वॉज एग्जाइल, उसके अंदर इन्होंने 7 पोएम्स लिखी हैं। जो एग्जाइल इनका फर्स्ट सेक्शन है दैट वॉज कंसिस्ट 7 पोएम्स, 7 पोएम्स हैं इसके अंदर, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इन्होंने 3 पार्ट्स में, जो इनका रफ पैसेज है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएट्री 1977 पब्लिकेशन है। 3 सेक्शंस मैंने आपको इसके बता दिए, फर्स्ट एग्जाइल, सेकंड ट्रायल, होम कमिंग, और जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें इनकी 7 पोएम्स थी, राइट। और द होल पार्ट में बी डिस्क्राइब एज द ओडेसी ऑफ द सेल्फ इन क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ठीक है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड जो गाइज इनका फाइनल होम कमिंग जो इनका सेक्शन है, इसमें इन्होंने माई टंग इन इंग्लिश चेन्स, इस नाम की इन्होंने पोएम लिखी थी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, होम कमिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ मैंने आपको बता दिए द थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग योर पर्टिकुलर इंडियन इंग्लिश इंपॉर्टेंट राइटर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। लेट्स मूव ऑन E.M. फोस्टर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू स्टडी अबाउट द E.M. फोस्टर एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने ब्रिटिश लिटरेचर में भी आपको E.M. फोस्टर डिस्कस किए थे। नाउ व्हाट इज द एसोसिएशन है इनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से, लेट्स डिस्कस, ओके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द टाइमलाइन। मानते हैं कि ये ब्रिटिश आपके सिग्निफिकेंट हैं, इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इनका वर्क है ना, अ पैसेज टू इंडिया 1924, इसका जो की थीम है दैट वाज बेस्ड और एसोसिएटेड है आपका कोलोनियलिज्म, इंडियन सोसाइटी और इंटर रेशियल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जो कि आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड है। And friends, because A Passage to India is considered most significant text for Indian English literature, that's why particular for its portrayal of the colonial relationship means between Britain and India, हम इनको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जामाइन किया है इन्होंने, अपनी डिपिक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडियन इंट्रैक्शन दिखाया है, उसके अंदर कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई है, कॉलोनियल स्टडीज, एक तरह से एटीट्यूड्स इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। फोस्टर का जो सेंट्रल थीम है अ पैसेज टू इंडिया बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजुडाइज है, जो डिफाइन करता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, ठीक है, और ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस बताने की कोशिश करता है। और जो मेन कैरेक्टर वी हैव अजीज, मिस्टर अजीज जो हैं, एंड मिस क्वेस्ट इंसिडेंट जो होता है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर इन मारावाड़ जो कैब्स थी, जब ये जाते हैं, क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द रेशियल एंड कल्चरल डिवाइड देखने मिलेगा आपको यहाँ पे विद द इंसिडेंट ऑफ मिस्टर अजीज और मिस क्वेस्ट जो थी। पैसेज टू इंडिया ऑल्सो स्टडीड फॉर इट्स सिंबल के लिए भी हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि मारावाड़ जो कैब्स थी विच रिप्रेजेंट करती हैं द नेचर को ऑफ कल्चर एंड रेशियल डिवीज़न के से एसोसिएट करके। आप देखिएगा स्टडी जब आप ये करेंगे इसको, आप पैसेज टू इंडिया को, और ऑलरेडी यू हैव डन कि जो मारावाड़ कैब्स इसके अंदर दिखाई गई हैं उसमें रिप्रेजेंट किया गया है कहीं ना कहीं नेचर को, और कल्चर एंड रेशियल डिवीजन्स आपको देखने मिलेगा, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव नसीम एज़ेकिल, जिनका टाइमलाइन है 1924 to 2004, राइट। नसीम एज़ेकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिनाउंड राइटर हैं, नेशनलिटी इनकी इंडियन है, आपके पोइट हैं, प्लेराइट हैं और क्रिटिक हैं। प्राइमरली ये भी इंग्लिश में ही लिखते हैं, राइट। और ही वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। रिमेंबर, ही वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि इनकी जो एज़ेकिल की पोइट्रीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन एक्सपीरियंस को इन अ पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये डील करते हैं इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, अलाइनेशन, मॉडर्न अर्बन लाइफ, राइट। और मैं आपको बता दूं जो हाईली ये इन्फ्लुएंशियल हैं
टू शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अवॉर्डेड हैं ये पद्मश्री अवार्ड से। 1988 ही वॉन पद्मश्री अवार्ड, राइट, 1988, रिमेंबर द ईयर। इनके अपने कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए इनको मिला था। एंड ही वन ऑफ द मोस्ट स्टडी पोइट्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इन एकेडमिक सर्कल। और आई एम टेलिंग यू, यूजीसी नेट आपको निसिम इज़ेकिएल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, कलेक्शंस हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस अक्सर देता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिवाइज निसिम इज़ेकिएल, राइट। लेट्स मूव ऑन कि आपको वो कौन से की वर्क्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वी हैव अनफिनिश्ड मैन 1960। This is Ezekiel's most important collection of poems where he focused on themes of individual alienation, identity and existential crisis, right? Next we have The Exact Name. The Exact Name, this is also important, 1965 publication, and the third, one of the most important, 1982, right? Apart from this, you will have to give attention towards a poetry collection written by Nisim Ezekiel. फॉर एग्जाम्पल कलेक्टेड पोएम्स जो इनका पोस्टमस पब्लिश हुआ है 2005, इन विच ही कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन जो इसमें इन्होंने दिया है अपनी पोइट्रीज़ का, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर दे जाल 1983 वेयर ही फोकस स्पिरिचुअलिटी, आयरनी, ह्यूमन कंडीशन, राइट, इन मॉडर्न अर्बन इंडियन कॉन्सेप्ट। तो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। अनफिनिश्ड मैन वन ऑफ इम्पॉर्टेंट, एज़ेकिएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी पीछे भी मैंने डिस्कस किया है, राइट। सो आपको इन सभी को अच्छे से इन डिटेल्ड मैनर देख के जाना है। इनफैक्ट यू विल हैव टू स्टडी द थीम्स ऑफ निसिम इज़ेकिएल यूज इन हिज पोएट्रीज एंड कलेक्शन एज आई टोल्ड यू। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, A.K. रामानुज, राइट। A.K. रामानुज जिनका टाइमलाइन है 1929 टू 1993, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन है, पोइट हैं, स्कॉलर हैं, ट्रांसलेटर हैं, एज वेल ही लिंग्विस्टिक्स, ओके। प्राइमरली ये भी आपके इंग्लिश में ही लिखते हैं एंड ही कंसिडर पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, राइट। एंड बिकॉज ही नॉन फॉर हिज इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ये इनोवेटिव यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज का। एंड ही एक्सप्लोर ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस थ्रू पर्सनल, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल लेंस के थ्रू ये कहीं ना कहीं आपके जो एक्सप्लोर करते हैं इंडियन एक्सपीरियंस को। एंड ही सिग्निफिकेंट स्कॉलर भी हैं इंडियन लिटरेचर के एंड फोक ट्रेडिशन के। कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग्स आपको देखने मिलेगी इंडियन इनटू और वेस्टर्न ट्रेडिशन की आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिलेगी इनके वर्क में। एंड पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 1976 में। हियर आई एम राइटिंग 1976 ही वॉन पद्मश्री अवार्ड, राइट, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए। एंड इनके जो वर्क हैं नॉन फॉर हिज वर्क ऑन तमिल लिटरेचर, इंडियन फॉकलोर एंड लिंग्विस्टिक के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट वी हैव द स्ट्राइडर्स आपका टाइटल बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मैचिंग्स में आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आस्क स्ट्राइडर्स। नाउ यू विल हैव टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, क्योंकि 1966 क्या है ये इनका आपके रामानुज का ये फर्स्ट कलेक्शन है ऑफ पोएम्स का, वेयर ही फोकस ऑन द टेंशंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी and he deals with the themes of personal identity and Indian folklore, right? After that we have a collected poems of A.K. Ramanuj, 1995 publication है, comprehensive collection है, it is the of his work actually, including both early and later poetries, in which he reflect his interest in Indian mythologies, folklore and cross culture issues. So please study this also. Selected poems also important है 1983, okay. So these things just keep in your mind while preparing A.K. Ramanuj. एंड इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्ट्राइडर्स जो मैंने आपको भी बता दिया, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे मैचिंग्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन दी अनदर वन, केकी एंड दारूवाला 1937 पब्लिकेशन है एज एंड ही प्रेजेंट राइट नाउ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ इंडियन, राइट, ऑफ कोर्स इंडियन है. प्रोफेशन में इनका जो पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑथर है, ये primarily writes in English, okay, remember. And he is prominent figure in Indian English poetry,
क्योंकि जो दारूवाला है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, और अपने विविड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। एंड पद्मश्री अवार्ड इनको 2014 में मिला है। रिमेंबर द पद्मश्री अवार्ड की आपको लिस्ट बना के अपने पास सेपरेट रखिएगा, किसको किस ईयर में मिला है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बेसिकली एग्जामिनर आपको बना के देते। तो पद्मश्री अवार्ड जो इनको मिला है, पद्मश्री अवार्ड PSA पद्मश्री अवार्ड 2014 में इनको दारूवालों को मिला है, वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ठीक है, राइटर ऑफ द ईयर का भी इनको मिल चुका है 2019 में, और इनके जो वर्क्स हैं वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वाइडली स्टडीड किए जाते हैं। सो नाउ यू विल हैव टू कीप अटेंशन टुवर्ड्स द अंडर ऑरियन। व्हाट अंडर ऑरियन 1971 इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जाना है। नेक्स्ट वी हैव द कीपर ऑफ द डेड, दैट वाज 1990 पब्लिकेशन। देखिए यहाँ थोड़ा मुझे ईयर से कंफ्यूजन है, 1990 और 1991। आई एम टेलिंग यू दिस इज द पोएम्स एंड स्टोरीज हैं इसके अंदर विच रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन कंडीशन, इंक्लूडिंग जिसमें इन्होंने थीम किया है डेथ को, आइसोलेशन को और इनवाइटेबिलिटी ऑफ फेट को। ठीक है, इसके अलावा इनकी लैंडस्केप है 1997, एग्जाइल 2004, एग्जामिनर आस्क्ड मैनी टाइम, जो इनका एक बुक ऑफ पोइट्री है, राइट, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग दारूवाला, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन, महेश दत्तानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट, 1958 प्रेजेंट, अभी ये राइट प्रेजेंट है राइट नाउ। ठीक है, इंडियन है एंड प्ले राइट, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर, ही इज प्राइमरली राइट्स इन इंग्लिश, राइट, एंड पाइनियर कंसिडर किया जाता है मॉडर्न इंडियन थिएटर इन इंग्लिश। जो मॉडर्न इंडियन थिएटर हैं इंग्लिश के, ही वॉज द पाइनियर, क्योंकि महेश दत्तानी इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर, प्ले राइटर टू राइट फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग थिएटर, establish a unique voice in the Indian English drama scene, right? साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है 1998 में, साहित्य अकादमी अवार्ड, right? And friends, as well he considered first playwright to be awarded the Sahitya Academy Award. He is the first playwright writing in English to receive his prestigious recognition. So these things you will have to keep in your mind. तारा इनका most important है, play 1990, फोकस जिसमें इन्होंने किया है जेंडर आइडेंटिटी, फैमिली डायनेमिक्स एंड डिसेबिलिटी पर, जिसमें इन्होंने डीलिंग किया है विद द स्टोरी ऑफ कंजॉइंट ट्विंस, जिसमें किस तरीके से फीमेल को और मेल से, मेल काउंटर पार्ट से उसको किस तरीके से इन्फेरियर कंसिडर किया जाता है, मेल को बचाने के लिए किस तरीके से फीमेल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट। नेक्स्ट वी हैव ब्रेवली। देखिए अपार्ट फ्रॉम जो मैंने यहाँ मेंशन की, इसके अपार्ट फ्रॉम ब्रेवली फाउंड द क्वीन, यहाँ से आपको एग्जाम में टाइटल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है। देखिए ये जो इनका ब्रेवली फाउंड द क्वीन है, 1991 पब्लिकेशन है, ये इनका होमोसेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द होमोसेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेड, रिटन बाय महेश दत्तानी। तो ब्रेवली फाउंड द क्वीन है, यहाँ से आपको मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तारा मैंने आपको बता दिया। फाइनल सॉल्यूशन भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1993 पब्लिकेशन है, क्रिटिकल टेक ऑन कम्युनलिज्म पर, राइट, ये कम्युनलिज्म पर बेस्ड है और प्रिजुडाइज इसमें दिखाया गया है सोसाइटी को लेकर। यहाँ पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप दिखाया है फाइनल सॉल्यूशन में। ठीक है, एज वेल द डांस लाइक अ मैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1989 इसका पब्लिकेशन है। आप देख लीजिएगा 1989 है कि 2000 है, यहाँ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अदरवाइज यू जस्ट वेट मिनट, आई चेक फर्स्ट देन आई विल टेल यू। तो लेट्स आई गिव यू मेजर फैक्ट्स अबाउट दिस डांस लाइक अ मैन। ये एक स्टोरी है, इसके अंदर एक क्लासिकल डांसर है जो कॉट हो जाती है बिटवीन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस में के बीच में फंस जाती है, और इसमें एक्सप्लोर किया गया है थीम्स ऑफ जेंडर रोल्स, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, राइट। इसके अलावा 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, द बिग फैट सिटी, दीज आर इंपॉर्टेंट प्ले हैं इनके। आपको इनके टाइटल देख के जाने हैं, एज वेल दी पब्लिकेशन ईयर, फर्स्ट परफॉर्मेंस आपको इनकी देख के जानी है, मीन्स द ईयर ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने मिलता है एग्जाम में, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट वन, अनीता देसाई 15। अनीता देसाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1937 अलाइव, अनीता देसाई, ठीक है, इंडियन है, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्राइमरली शी रॉट्स इन इंग्लिश, right, and the things you will have to keep in your mind, she Booker Prize short list हुई है Booker Prize के लिए, not she won, she short listed for Booker Prize, right, and 3 times ये short listed हुई है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साहित्य अकादमी अवार्ड, अनीता देसाई वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, और इंडियन लिटरेरी आइकन भी इनको समझा जाता है। शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस इन इंडियन लिटरेचर, स्पेशली फॉर हर वर्क इन फिक्शन एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर जो इनके बेस्ड है, उसके लिए इनको आइकन कंसिडर किया जाता है इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स में। एंड मेजर वर्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक आउट दी इनकी जितनी भी शी रॉट नॉवेल्स, उनकी क्रोनोलॉजी आपको देख के जानी है, जैसे कि ट्राई द पिकॉक, वॉइस इन द सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड, द विलेज बाय द सी, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग। तो इन नॉट ऑल, एटलीस्ट जितना मैंने अभी आपको बोला है, इन सबका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको देख के जाना है। क्लियर लाइट ऑफ डे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1980 पब्लिकेशन है, राइट। इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फीस्टिंग 1999। इनका आइडिया जो है, पर्टिकुलर जो आइडिया है इनके नॉवेल्स का, वो आपको देख के जाना है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो इनका फास्टिंग फीस्टिंग है, ये नॉवल है जिसमें इन्होंने फैमिली डायनेमिक्स, जेंडर रोल दिखाया है। इनकी जो जितनी भी नॉवेल्स हैं ना, उसमें साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन आपको देखने मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखा आप इसका आइडिया सिर्फ देख के जाइएगा, यू ईजिली फाइंड आउट। और अनीता देसाई मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डिटेल्ड मैंने इनको स्टडी किया हुआ है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वन। ट्राई द पिकॉक एंड फास्टिंग फीस्टिंग, द विलेज बाय द सी, ये सभी नॉवेल्स इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका आइडियाज़ एंड इनके कैरेक्टर्स आपको देख के जाने हैं। आफ्टर अनीता देसाई लेट्स डिस्कस अबाउट द किरण देसाई। किरण देसाई को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट राइटिंग हियर किरण देसाई, राइट। किरण देसाई, जिनका टाइमलाइन है 1971 टू प्रेजेंट, शी इज़ प्रेजेंट नाउ, इंडियन है, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, द डॉटर ऑफ अनीता देसाई, राइट इन इंग्लिश, राइट। और मैं आपको बता दूँ, मेन बुकर प्राइज़ इनको मिला हुआ, मेन बुकर प्राइज़ शी वॉन इन 2006। किरण देसाई वॉन द प्रेस्टिजियस मैन बुकर प्राइज़ फॉर हर नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको मिला है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको ये मिला है, दैट वाज 2006 पब्लिकेशन है इसका। और मेकिंग हर द सेकेंड इंडियन वुमेन टू विन द प्राइज आफ्टर अरुंधति रॉय, शी इज़ द सेकेंड वन टू वॉन दिस वाइट ब्रेड बुकर अवार्ड, बुक अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, वाइट ब्रेड बुक अवार्ड इनको मिला है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस सेम वर्क के लिए, रिमेंबर 2006 में। एंड शी वॉज, चलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका जो वर्क्स आपको देख के जाना है, एक तो आपको हुला बालू, राइट, इन दी गुआवा ऑर्चर्ड, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1998 पब्लिकेशन है। ये जो नॉवल है इनकी, वो डील करती है इमिग्रेंट लाइफ से, सेल्फ डिस्कवरी इसमें दिखाया गया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स ह्यूमर, मैजिक रियलिज्म आपको इसमें देखने मिलेगा, लॉनलीनेस देखने मिलेगा, एज वेल द अलाइनेशन, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मैंने अभी आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट नॉवल है इनका, जिससे इनको मेन बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है। बेस्ड है आपकी ग्लोबलाइजेशन आइडेंटिटी पर, स्टडी इन डिटेल मैनर आपको करके जानी। द विलेज बाय द सी, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द विलेज बाय द सिटी। यहाँ से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं विद दी अनीता देसाई, बट दिस इज़ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय किरण देसाई, पब्लिश्ड इन द ईयर 2003, ठीक है। ये स्टोरी अबाउट माइग्रेशन के और डायस्पोरा कॉन्फ्लिक्ट्स के रिगार्डिंग है। द लॉन्गेस्ट जर्नी, ये जो मैं आपको टाइटल्स बता रही हूँ, ये सब आपको मैचिंग्स में मिलते हैं, सेम आपको मिलते हैं, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू अवॉइड। 2010 में इनका पब्लिश हुआ है ये भी इनका मोर रिसेंट एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन सफरिंग पर, जिसमें इन्होंने आइडेंटिटी, कम्युनिटी, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो किरण देसाई के वर्क्स हैं बेस्ड हैं ऑन द थीम्स ऑफ इमिग्रेशन, एक्साइल, ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी पर, क्योंकि आपके एक डायस्पोरिक राइटर है। आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ माई वेयर आई डिस्कस द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डायस्पोरिक राइटर्स। तो ये आपके डायस्पोरिक राइटर है, और आई एम टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरेटिव टेक्निक से इनके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अक्सर एग्जामिनर आस्क्ड अबाउट द नॉवेल्स वॉन द बुकर प्राइज, विच नॉवल ऑफ द किरण देसाई वॉन द बुकर प्राइज, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जो इनका हुलाबालू, इनका इन द गुआवा ऑर्चर्ड वॉक है, उसका थीम क्या है, थीम आर एक्सप्लोर्ड इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो बेसिकली आपको जो किरण देसाई को प्रिपेयर करना है, इनके थीम्स को ध्यान में रखना है व्हेन यू प्रिपेयरिंग दिस राइटर, क्योंकि यहाँ इनके थीम से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं।
Guys, I have lot of things to explain to you, but I have no more time now. Now I end my video. In next video I'll upload, if otherwise I in short video complete गीता हरिहरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सम नंबर्स ऑफ राइटर्स अभी हमारे बच्चे हैं जो हमें कवर करने हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जो आपको रिवीजन करने ही करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नाउ आई फिनिश दिस वीडियो ऑफ माइन. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.